हेलो बच्चों। तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अगला पार्ट या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण अध्याय का अगला सेशन। और ये सेशन है आज का हम लोगों का फैराडेज लॉ या फैराडे का नियम। तो आज के इस सेशन में हम लोग फैराडे के नियम से संबंधित जितने भी प्रकार के कंडीशन हो सकते हैं, न्यूमेरिकल से हो सकते हैं, उन सभी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का आज हम लोग दूसरा सेशन कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ रहे हैं फैराडेज लॉ। ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का नियम। तो फैराडे ने दो नियम दिया था, तो इसको पहले लिखते हैं नंबर 1 फर्स्ट लॉ। फैराडे ने कुल दो नियम दिए थे, जिसमें से प्रथम नियम को न्यूमैन्स का नियम भी कहते हैं। यानी जो फैराडे का प्रथम नियम है यानी फर्स्ट नियम जो है उसको न्यूमैन्स का नियम भी कहते हैं। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है? फैराडे का पहला नियम है कि सपोज करो कि अगर कहीं पर पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड हो, जैसे मान लो हमने ले लिया ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार का, और इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में कोई हमने लूप रखा। लूप का मतलब जो ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो अगर मान लो कोई लूप है, सर्कुलर है, रेक्टेंगल के आकार का, ट्रायंगल के आकार का, किसी भी आकार का लूप है, तो फैराडे का पहला नियम कहता है कि अगर आप किसी लूप को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखो और इस लूप के चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करो। इससे पहले के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि फ्लक्स किसे कहते हैं। फ्लक्स किसे कहते हैं? नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस परपेंडिकुलर, मतलब किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ही कहते हैं फ्लक्स। तो यहाँ पे जो पहला नियम है फैराडे का, वो नियम यह है कि अगर कोई कुंडली हो, कोई लूप हो, और उस लूप से होकर के गुजरने वाली फ्लक्स में अगर चेंजिंग कर दें, यानी अगर कह सकते हैं हम लोग इसको शब्दों में अगर व्यक्त किया जाए तो हो सकता है कि इफ वी कैन चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के सापेक्ष अगर फ्लक्स बदला जा सके किसी भी लूप का, चाहे वो किसी भी आकार का हो, अगर समय के हिसाब से किसी भी लूप का फ्लक्स चेंज किया जाए तो ऐसा करने से इस लूप में एक करंट फ्लो होने लगती है, और इस करंट को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट या प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत धारा। और धारा कब बहती है? जब विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ होता है तभी धारा बहती है। तो पहला नियम है फैराडे का कि अगर हम लोग किसी लूप को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से स्थापित करें कि लूप का फ्लक्स चेंज हो रहा हो, तो अगर लूप का फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ऐसे पोजीशन में लूप में एक इंड्यूस्ड करंट आ जाती है और लूप में एक प्रकार का ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे हम नियम लिख दे रहे हैं। नियम क्या है? नियम है यदि किसी चालक लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर लूप का फ्लक्स परिवर्तित किया जाए
तो चालक में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। या कह सकते हैं कि एक प्रेरित विद्युत वाहक बल बन जाता है, क्योंकि जब तक विद्युत वाहक बल नहीं होगा यानी ईएमएफ नहीं होगा तब तक इंड्यूस्ड करंट नहीं होगी। तो ये है फैराडे का पहला नियम कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चालक लूप को रख करके उस लूप का फ्लक्स चेंज किया जाए तो चालक में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है या इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगती है, या कह सकते हैं उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो ये तो हो गया नियम। अब बारी आती है कि कैसे हम लोग फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, जो फ्लक्स का फार्मूला होता है, फ्लक्स का फार्मूला होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यही है फ्लक्स का मतलब फार्मूला। अब देखो, अगर हमें फ्लक्स को चेंज करना है तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड जो बना हुआ है उस फील्ड को चेंज करें, मतलब इसको कम ज्यादा करें तब भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा, या तो एरिया को कम ज्यादा करें तब भी चेंज होगा। जैसे ये यहाँ पे हमने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दिखाया, अगर हम लोग इसका चुंबकीय क्षेत्र बदलने लगे मतलब कम ज्यादा करने लगे उसको, तो ऐसे पोजीशन में इसका फ्लक्स चेंज होने लगेगा। या कह सकते हैं यहाँ से फाई प्रपोर्शनल बी और फाई प्रपोर्शनल ए। पहला क्या निकल के आया, अगर किसी लूप को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखें और लूप जिस चुंबकीय क्षेत्र में है वहां का चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित किया जाए, या कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए, तो ऐसे पोजीशन में लूप का फ्लक्स चेंज हो जाएगा और ऐसा करने से लूप में एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगेगी। दूसरा तरीका क्या फ्लक्स चेंज करने का, कि यहाँ पे जो लूप रखा हुआ है इस लूप का एरिया परिवर्तित कर दिया जाए, मतलब इसको छोटा और बड़ा किया जाए। जैसे मान लो इसको दबा दें ऐसे तो थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा तो क्षेत्रफल कुछ और हो जाएगा, फिर इस तरफ से खींच दें तो क्षेत्रफल कुछ और हो जाएगा, मतलब इसका एरिया चेंज करने लगे तो एरिया चेंज करने से भी फ्लक्स में चेंजिंग आ जाएगी और इन दोनों पोजीशन में इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो शायद आपको ये पहला नियम समझ में आ गया। पहला नियम क्या है, यदि किसी चालक लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके लूप का फ्लक्स परिवर्तित किया जाए तो चालक में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। फ्लक्स चेंज करने का मूलतः दो तरीका है, एक है कि चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करें और एक है क्षेत्रफल को परिवर्तित करें लूप का। दूसरा क्या है, आप यहां से देख सकते हो फाई इक्वल हो जाएगा बी ए कास थीटा, जहां थीटा क्या बी और एरिया वेक्टर के बीच का कोण है। मतलब क्या कि अगर हम लोग थीटा को चेंज करने लगे, यानी कह सकते हैं कि अगर हम लोग थीटा को परिवर्तित करने लगे तो ऐसे पोजीशन में फ्लक्स भी चेंज होने लगेगा, मतलब फ्लक्स की अलग अलग वैल्यू आने लगेगी। यहाँ पे थीटा ना लिखे कास थीटा लिखना ज्यादा उचित होगा। अब ये कहने का क्या मतलब है, जैसे सपोज करो कि ये है, यहाँ पे एक इनवर्ड हमने बनाया है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस प्रकार का। अब ये लूप है तो लूप का एरिया उससे परपेंडिकुलर बाहर या अंदर होता है। मतलब क्या हुआ, अगर चुंबकीय क्षेत्र अंदर है तो इसका लूप भी या तो बाहर या तो अंदर होगा। मतलब क्या कह सकते हैं कि बी और ए के बीच का एंगल या तो 0 है या तो 180, और ऐसे पोजीशन में अगर 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 आएगी यानी बी ए आएगा, 180 रखेंगे तो -1 यानी निगेटिव में बी ए आएगा। मतलब इसमें एक फ्लक्स है। अब करना क्या है, जैसे सपोज करो कि हम इसको घुमाने लगे, जैसे ये लूप बना हुआ है, इस लूप को धीरे धीरे कर्व करने लगे कुछ ऐसा करके। तो जैसे जैसे हम लोग कर्व करेंगे तो जो फील्ड लाइन है, क्योंकि फील्ड लाइन सीधे जा रही है ढेर सारी, तो जब कर्व करेंगे तो इसमें फील्ड लाइनों का अभाव होने लगेगा। और जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे, मतलब बी और एरिया वेक्टर के बीच का कोण जैसे जैसे 0 से 90 की तरफ जाने लगेगा, वैसे वैसे फ्लक्स का मान घटने लगेगा। क्योंकि जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है 0 से 90 की तरफ,
तो काश की वैल्यू जो होती है वो शुरू होती है 1 से 0 की तरफ। मतलब जैसे जैसे एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण 0 से बड़ा होता जाएगा, फ्लक्स वैसे वैसे घटता हुआ चला जाएगा। मतलब अगर यही पूरा सरफेस इस प्रकार से ना लिया जाए, इसको थोड़ा सा घुमा कर रखा जाए, या एकदम से अगर मान लो खड़ा कर दे, तो अगर खड़ा कर दिए पूरा पूरा तो कोई फ्लक्स नहीं होगा। कारण क्या है, जब ये खड़ा हो जाएगा तो इसका एरिया वेक्टर ये हो गया, और यहाँ पे मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन है वो अंदर है इनवर्ड, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा, और cos 90 की वैल्यू 0, तो कोई भी फ्लक्स इसमें मतलब नहीं बन सकता। फ्लक्स नहीं तो करंट नहीं, और करंट नहीं तो EMF नहीं। तो ये है मतलब इसका पहला नियम। फिर से आप इसको समझ लीजिए कि अगर किसी चालक के में जो लूप बनाया जाए, यानी कॉइल या कुंडली कह सकते हैं, उसको अगर किसी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख करके उसका फ्लक्स चेंज करें, तरीका कुछ भी हो सकता है। या तो बी को चेंज करने लगो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कम ज्यादा करो, या लूप का एरिया कम ज्यादा करो, या लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराओ। कैसे भी करके रोटेट कराओ, बस उसको उसके सेंटर के परिधि रोटेट मत कराना कि ऐसे से गोल गोल घुमाए तो एरिया में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ऐसे इसको फिक्स कर दो, ऐसे घुमाओ जैसे पंखा घुमाते हैं तो एरिया अलग अलग आने लगेगा। यहाँ पे फिक्स करके घुमाएंगे तो एरिया अलग अलग आने लगेगा। तो कैसे भी करके अगर आप एंगल चेंज कर सकते हो लूप का, मतलब लूप के एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का अगर एंगल चेंज करने लगोगे तब भी फाई चेंज हो जाएगा। बी वेक्टर की वैल्यू चेंज करेंगे तब भी अलग आ जाएगा, और इसको चेंज करेंगे तब भी अलग आ जाएगा। अब बारी आती है, इसमें लिखा है कि एक प्रकार का प्रेरित विद्युत धारा आ जाता है। तो जब धारा आएगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी आएगा, और उसका मान कितना होता है प्रूफ करवाएंगे अगले उसमें सेशन में कि कितना आएगा, यहाँ केवल बताते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा माइनस में डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। ये है अगर कोई लूप है और लूप में केवल एक चक्कर लूप है, ये नहीं कि उसी पे ढेर सारा वायर लपेटा गया है, अगर केवल 1 टर्न का लूप है, तो ऐसे में उस लूप का अगर हम लोग फ्लक्स चेंज करेंगे तो इतना EMF जनरेट होगा। जहाँ डेल्टा फाई क्या है, चेंज इन फ्लक्स, मतलब पहले क्या था फ्लक्स, बाद में फ्लक्स क्या होगा, दोनों के बीच का ये डिफरेंस है। और टाइम मतलब कितने देर में फ्लक्स चेंज हुआ, ये वो टाइमिंग है, और ये चेंज इन फ्लक्स है। दोनों को डिवाइड कर देंगे और आगे नेगेटिव वैल्यू लगाना है, तो यहाँ पे आएगा इसका EMF। लेकिन नॉर्मल कैलकुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लगा देते हैं, क्या कह सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मान, ऐसा हम लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि EMF में हमें प्लस माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे प्लस माइनस कहने का मतलब होता है कि EMF जैसे ही बन जाएगा तो तुरंत वो EMF अपोजिट साइड में हो जाएगा, यानी फ्लक्स को हटाने की कोशिश करता है, बस माइनस का यही मतलब। दूसरा है कि अगर मान लो लूप में एक टर्न के बजाय अनेकों टर्न हो, जैसे 2 4 6 टर्न हो, तो ऐसे पोजीशन में EMF कैसे निकालना है, तो ऐसे पोजीशन का EMF निकालने के लिए हमें डेल्टा फाई वाली वैल्यू में टर्न का गुणा कर देना है, और बाकी कुछ नहीं करना है। यानी जो E आएगा उस E में N का गुणा कर देंगे, या कह सकते हैं कि इस पूरे में N का गुणा कर देंगे, मतलब 10 लेयर 20 लेयर जो भी है, या 10-20 राउंड जो भी है, तो इन फ्लक्स में और बटे टाइम, ये जो टोटल वैल्यू है इसमें N का गुणा कर देंगे, तो हमको नेट इंड्यूस्ड EMF मिल जाएगा। तो शायद आप ये पहला नियम समझ गए, अगर हाँ तो आप इसको लिख लीजिए। अब हम आपको बताते हैं दूसरा नियम, फिर लगाएंगे न्यूमेरिकल्स को। देखिए इसका सेकंड नियम क्या है। सेकंड नियम का भी एक नाम है, जैसे फर्स्ट नियम का नाम था न्यूमैन्स लॉ, ऐसे सेकंड नियम का भी दूसरा नाम एक और है जिसको कहते हैं लेंज लॉ। लेंज का नियम भी दूसरे वाले को कहते हैं, पहले वाले को फराडे का प्रथम नियम या न्यूमैन का नियम, दूसरे वाले को द्वितीय नियम या लेंज का नियम कहते हैं। तो ये नियम क्या है, ये नियम बहुत सिंपल है। यह नियम क्या कहता है कि अगर मान लो हमने किसी कॉइल का फ्लक्स चेंज करके उसमें EMF जनरेट किया, जैसे मान लो हमने एक लूप लिया है और इस लूप के आगे हमने एक मैग्नेट रख दिया, मान लो ये उसका नॉर्थ पोल है या साउथ पोल, जो भी आप कह सकते हो।
मान लो साउथ पोल का मैग्नेट रखा, तो अब अगर मान लो हम लोग इसके फ्लक्स को चेंज करें, जैसे मान लो फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा है, ऐसे इस प्रकार से फील्ड लाइन निकल के साउथ पोल पे इंटर होगा, तो अगर मान लो हम लोग इसको आगे ले जाएं या इसको पीछे खींचें तो क्या होगा, इस लूप के अंदर का फ्लक्स चेंज होने लगेगा, जिससे इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो लेंज का नियम क्या कहता है, लेंज का नियम कहता है कि जिस कारण से फ्लक्स चेंज होता है, चेंज होते ही उसी कारण का अपोज भी करता है। मतलब क्या हुआ, जैसे इस एन के कारण से इसमें फ्लक्स गया और फ्लक्स बनने के बाद इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आया जिससे करंट फ्लो हो जाएगा, और जैसे ही करंट फ्लो होगा तो तुरंत ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जब इसमें करंट किसी भी डायरेक्शन में मान लो फ्लो हो तो ये बन जाएगा धारावाही लूप, और धारावाही लूप भी एक प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जिसका अगर मान लो ये है तो आप ऐसे उंगली करके डायरेक्शन निकाल सकते हो, ऐसा तब भी निकाल सकते हो, मतलब ये भी एक प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इसका अपोज करने लगेगी। मतलब अगर आप इसको करीब ले जाओगे तो ये इधर से दूर भेजेगा, आप इसको खींचोगे तो लूप उसको अपने तरफ खींचेगी। कैसे संभव होगा, देखो अगर लूप को इसके निकट लेकर के जाएंगे तो यहाँ पे तुरंत एक प्रकार का इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा ऐसे, और यहाँ पे बन जाएगा नॉर्थ पोल। मतलब क्या हुआ, जैसे इसमें फ्लक्स चेंज करेंगे, मतलब इसको नॉर्थ पोल को इसके करीब लेकर के जाएंगे तो तुरंत यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा। अब नॉर्थ पोल बनते ही क्या हो जाएगा, देखो इस प्रकार का ये है करंट, तो ये क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकालेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को रिपल्सिव फोर्स लगा करके दूर करेगी, तो जिसके कारण से मैग्नेट जैसे ही उसके करीब ले जा करके हम लोग फ्लक्स चेंज किए तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन गया लूप का सामने, और जैसे नॉर्थ पोल बना तो तुरंत अब ये मैग्नेट पीछे खिंच गया। तो ये तो हो गया ये वाला पोजीशन। दूसरा पोजीशन क्या है, ये यहाँ पे बना दें छोटा सा। दूसरा पोजीशन है कि मान लो इस नॉर्थ पोल वाले मैग्नेट को, जिसका किनारा इधर था, इसको इस साइड चालू किए, तो अब क्या होगा, जैसे इस साइड चालू करेंगे तो अब ये लूप क्या करेगा, इसको इधर नहीं आने देगा। देखो यहाँ पे इस तरफ भेज रहे थे तो लूप ने उसको इधर भेज दिया, यहाँ इसको करीब मतलब दूर करेंगे तो लूप उसको इस तरफ खींचेगा, और कब खींच सकता है, अगर ये नॉर्थ पोल है तो इसको क्या होना चाहिए, साउथ पोल, मतलब यहाँ पे करंट का ये डायरेक्शन हो जाएगा। यानी जैसे ही आप नॉर्थ पोल को किसी लूप से बाहर खींचने लगोगे तो वहां पे लूप में नॉर्थ के सामने साउथ बन जाएगा, जब आप नॉर्थ पोल को किसी लूप के किनारे ले जाओगे तो नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल बन जाएगा। या कह सकते हैं, देखो मान लो इधर साउथ पोल का मैग्नेट है, इसको इसके करीब ले जाएंगे तो जैसे ही इसको इसके करीब लेके जाने लगेंगे तो साउथ है तो इसमें तुरंत साउथ पोल बन जाएगा, मतलब इस प्रकार का करंट फ्लो होने लगेगा। अगर साउथ पोल का मैग्नेट है उसको इस तरफ खींचने लगेंगे तो अब ये चूंकि इस तरफ जा रहा है तो ऐसा फोर्स लगना चाहिए कि इधर आए, तो यहाँ पे तुरंत बन जाएगा नॉर्थ पोल, और इसमें इस प्रकार की करंट फ्लो होने लगेगी। यही है लेंज का नियम कि अगर आप किसी भी कारण से किसी लूप का फ्लक्स चेंज कर देते हो जिससे उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए, तो इंड्यूस्ड करंट बनते ही जिस कारण से वो बना था उसी कारण का अपोज करता है। तो यहाँ पे लिख देते हो बात, शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोग डायरेक्शन इसका निकालेंगे कि लूप में कौन सा पोल बन गया होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यदि किसी चालक लूप का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित किया जाए तो चालक में एक प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है।
यह प्रवाहित धारा, या लिख सकते हैं इस प्रवाहित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि जिस कारण से फ्लक्स परिवर्तन हुआ है उसी का विरोध कर सके। आप इसको और भी शब्दों में लिख सकते हो, बस अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, यानी उद्देश्य एक रहे, शब्द आपके कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया, यदि किसी चालक लूप का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित किया जाए तो चालक में एक प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रवाहित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि जिस कारण से फ्लक्स परिवर्तन हुआ है उसी का विरोध कर सके। मतलब अगर हम लोग किसी मैग्नेट को लूप के करीब ले जाकर के फ्लक्स चेंज किए हैं तो फ्लक्स बनते ही वही लूप मैग्नेट को अपोज करेगा। अगर हम लोग किसी मैग्नेट को लूप से दूर करके फ्लक्स चेंज किए हैं तो फ्लक्स बनते ही वही लूप उस मैग्नेट को अपनी तरफ खींच लेगा। तो शायद आपको ये सेकंड लॉ भी समझ में आ गया है। और जो फर्स्ट लॉ था उस फर्स्ट लॉ का एक दूसरा नाम न्यूमैन्स लॉ, सेकंड लॉ का दूसरा नाम लेंस लॉ है। अब हम लोग इन दोनों नियमों पर आधारित प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स को लगाने की। प्रश्न है 100 फेरों की एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे। प्रश्न को पहले ध्यान से सुनिए, पहले हम पूरा प्रश्न पढ़ देते हैं। 100 फेरों की एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.5 वेबर से घटकर 0.3 वेबर रह जाता है। कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 100 फेरे हैं इसमें, मतलब n की वैल्यू है 100 टर्न। उसके बाद कहा चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.5 वेबर था, जो कि घट करके 0.3 हो गया। मतलब टाइमिंग टोटल जो दिया है वो है 0.1 सेकंड। इतने सेकंड में फ्लक्स जो पहला था वो था 0.5 वेबर, जो कि फ्लक्स की यूनिट है। ये चेंज होके कहाँ पे आ गया 0.3 वेबर पर। तो अब कहा है कि प्रेरित विभवांतर यानी विद्युत वाहक बल, तो सूत्र क्या है माइनस में। अब चूंकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी तो माइनस प्लस का कुछ लेना देना है नहीं, डायरेक्ट ऐसे लगा देते हैं। n कितना है 100 हो गया, 100 चक्कर। और उसके बाद फ्लक्स में चेंजिंग, आप चाहे इसमें से उसको घटाओ चाहे उसमें से इसको घटाओ, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि आएगा प्लस में उत्तर हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे इसको। 5 में से 3 जाएगा 2 यानी 0.2 हो गया। नीचे समय है 0.1, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ आएगा 100 गुणे 2 बराबर 200 वोल्ट, यानी जो ईएमएफ जनरेट होगा उसकी वैल्यू होगी 200 वोल्ट। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ के सुना देते हैं, अगर आप लोगों को लिखना हो तो लिख सकते हो। प्रश्न है 100 फेरों की एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.5 वेबर से घटकर 0.3 वेबर रह जाता है। कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यह है इसका सलूशन। आइए कुछ और सवाल लगा देते हैं। अगला प्रश्न है और अच्छा सा प्रश्न है, देखो। एक छल्ला जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, मतलब कोई रिंग है ऐसे, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और कहा है इसका प्रतिरोध है 2 ओम, मतलब इस पूरे का जो प्रतिरोध यानी R की वैल्यू है वो है 10 ओम, सॉरी 10 ओम नहीं 2 ओम। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा, मतलब ये छल्ला कैसा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत।
यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 टेस्ला प्रति सेकंड की दर से घट रहा हो, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के घटने की दर है, घटने की दर मतलब डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ये वैल्यू मतलब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की जो दर है, मतलब किस स्पीड से डाउन हो रहा है, उसकी वैल्यू दे दिया है 0.1 टेस्ला प्रति सेकंड। तब प्रेरित विद्युत वाहक बल और छल्ले में प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। कैसे लगाएंगे देखो, प्रश्न है कि छल्ला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और 2 ओम प्रतिरोध है इस पूरे में, और कहा है कि जहां पे ये रखा हुआ है वहां का चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता इस हिसाब से घट रहा है। पूछा है इसमें धारा का मान और विद्युत वाहक बल, ये सब निकालना है। तो विद्युत वाहक बल निकालने के लिए सूत्र क्या लगाएंगे, क्योंकि कोई टर्न नहीं, मतलब एक ही चक्कर में लपेटा गया है, तो डायरेक्ट लिखे यहाँ डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। अब चूंकि फाई की वैल्यू मालूम ही नहीं है, यहाँ पे तो फाई पता था, तो यहाँ वाला सवाल कैसे लगाएंगे, फाई का सूत्र क्या हो जाएगा बी ए। तो चूंकि बी चेंज हो रहा है, एरिया में परिवर्तन नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डेल्टा बी इंटू ए, ये हो जाएगा, अब बटे में डेल्टा टी हो जाएगा। उसके बाद देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए इंटू डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। ए इस पूरे छल्ले का अगर हमको निकालना है एरिया, तो क्या हो जाएगा, वृत्त है, पाई आर स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा पाई आर की जगह पर 10 सेंटीमीटर, और 10 का मतलब होता है 0.1 मीटर, इसका हो गया स्क्वायर गुणे इस पूरे का मान 0.1, तो यहाँ हो जाएगा पाई 0.1 का वर्ग 0.01 गुणे 0.1, तो इसका गुणा करेंगे तो आएगा 0.001 पाई, ये हो गया वोल्ट। आप चाहो तो इसकी यूनिट रख सकते हैं, यानी जो उत्तर आया है वो आ गया है 0.001 वोल्ट, ये है ई का मान। आप चाहो तो पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 ये सब रख के सॉल्व कर सकते। उसके बाद बारी आती है कि धारा निकालना, तो बहुत सिंपल है, आई बराबर होता है वी बटे आर, तो यहाँ वी नहीं बल्कि ई चलता है, तो यहाँ हो जाएगा ई बटे आर। ई की वैल्यू 0.001, यहाँ पे पाई रहेगा, पाई वोल्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.001 पाई अपान आर की वैल्यू 2। हल करने पर जो भी आएगा उतना एम्पियर इसमें प्रेरित विद्युत धारा आ जाएगी। ये है एक प्रश्न, ये एक प्रश्न ये, आप इन दोनों प्रश्नों को उतार लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न दिया है कि एक कुंडली का क्षेत्रफल 0.5 मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया दिया है 0.5 मीटर स्क्वायर एरिया का कोई लूप है, तथा उसमें 100 फेरे हैं, मतलब n की जो वैल्यू है वो 100 टर्न। उसके बाद कहा है कुंडली के तल के लंबवत, मतलब जो कुंडली अगर ऐसी है तो यही इसका तल हो जाएगा, मतलब जैसा भी रहेगा, अभी बता रहे हैं। तल के लंबवत 0.04 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र है, 0.04 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कहा है यदि 0.01 सेकंड में, मतलब जो टाइमिंग में चेंजिंग है वो है 0.01 सेकंड का, इस सेकंड में चुंबकीय क्षेत्र घटकर शून्य हो जाए तो, मतलब ये B1 की वैल्यू है और ये B2 की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब इतना है और इतने देर के बाद अगर 0 हो जाए तो कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ये सवाल है। मतलब दिया कि एक कुंडली का क्षेत्रफल इतना है, इसमें 100 टर्न है, दिया है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना से घट के इतना हो जाए इतने टाइम में, तो विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। इसमें कहा कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत, तल मतलब जैसे यही है, ये है इसका पूरा प्लेन, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र
इस पूरे प्लेन पर 90 डिग्री है। तो जब तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा को 0 डिग्री लिखना है, क्योंकि मान लो ये पूरा प्लेन है तो ये हो जाएगा इसका एरिया और बी भी इसी डायरेक्शन में आके 0 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे पोजीशन में जो थीटा की वैल्यू लेनी है वो 0 डिग्री लेनी है। ई की वैल्यू आपको क्या लिखना है, यन डेल्टा फाई बटे डेल्टा। डेल्टा फाई क्यों यूज करेंगे, डेल्टा डी, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है। तो यहाँ से अगर आगे सॉल्व करें तो ई की वैल्यू हो जाएगी यन 100 टर्न है, उसके बाद डेल्टा फाई फ्लक्स चेंज, तो यहाँ पे फाई 1 फाई 2 तो नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे डेल्टा बी इंटू ए, क्योंकि काश 0 का मान 1 होता तो उसको हटा देते हैं, और इसके नीचे रहेगा कौन, डेल्टा टी। हो गया ये 100 डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। तो डेल्टा बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको घटा देंगे तो आएगा 0.04। चाहे आप इसमें से इसको घटाओ चाहे इसमें से उसको, यानी b1 माइनस b2 करो या b2 माइनस b1, क्योंकि इधर निरपेक्ष मान का संकेत लगा दिए तो आपको उत्तर प्लस में ही लेना है। तो घटाने पे इतना आएगा इसमें से। उसके बाद बारी आती है एरिया, तो एरिया है 0.5, टाइमिंग है 0.01, ये हो गया। अब बारी आती है दशमलव हटाने की कि कैसे कैसे हटेगा। देखो यहाँ दशमलव के आगे 2 अंक, यहाँ 2 अंक, तो ये हो गया खत्म, यहाँ का दशमलव, यानी बच गया 4 गुणे 0.5 बटे 1। अब 4 का 0.5 में गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, यानी आएगा 2, ये हो गया 100 गुणे 2 बटे 1, 100 दूनी 200, यानी उत्तर आएगा 200 वोल्ट। मतलब ये हुआ कि अगर 0.5 मीटर स्क्वायर एरिया का कोई लूप तल, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर उसका तल रखें जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से चेंज हो रहा है उतने टाइम में, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 200 वोल्ट आएगी, और यही है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। चलो एक और प्रश्न लगा देते हैं। प्रश्न है 1000 फेरों की एक कुंडली है, मतलब n की वैल्यू है 1000, जिसका क्षेत्रफल 0.05 वर्ग मीटर है, मतलब इसका एरिया दिया है 0.05 वर्ग मीटर, और 4 × 0 × 10⁻⁻5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है। 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है। कहा इसमें लंबवत रखा, मतलब जो कुंडली का तल है वो इसके लंबवत है, तो ऐसे पोजीशन में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। का 0.1 सेकंड में कुंडली को 180 अंश घुमा दिया जाता है, मतलब ये हो गया θ1 का मान 0, घुमा के 180 पर कर दिए तो अगला वाला एंगल हो गया 180 डिग्री, और टाइमिंग दिया है जो चेंज होके आया वो है 0.1 सेकंड। ज्ञात कीजिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो पहला निकालना है चुंबकीय फ्लक्स में चेंजिंग, यानी φ1 माइनस φ2 या φ2 माइनस φ1, आपको केवल डिफरेंस निकालना, माइनस प्लस से मतलब मत रखो, केवल उत्तर लगाओ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लिखना है डेल्टा फाई। तो अब चूंकि 1000 टर्न है तो उतनी बार फ्लक्स चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा, यन φ2 माइनस φ1 हो गया यन। अब φ2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b × a, यही सूत्र होता है। तो ये है b और ये है उसका a, तो यहाँ पे जो सूत्र लगाएंगे वो हो जाएगा b a cos, देखो अंत में जो एंगल हो गया वो हो गया 180, मतलब दूसरे वाले का फ्लक्स निकालने के लिए दूसरा एंगल माइनस पहले वाले का फ्लक्स निकालने के लिए पहला वाला एंगल, मतलब पहले पोजीशन में इस प्रकार से था, बाद वाले पोजीशन में ऐसा हो गया। तो चूंकि फाई माने बी ए cos थीटा होता तो दूसरे पोजीशन में बी ए cos 180, ये हो गया यन बी ए दोनों में कॉमन, यहाँ हो गया cos 180 की वैल्यू -1, cos 0 की वैल्यू 1, 1 1 2, तो हो गया माइनस में 2 यन बी
ए, यहाँ से -2, n का मान 1000, b का मान 4 × 10⁻⁻5, a का मान 0.05। अगर हल करने की कोशिश करो तो देखो इसका ये दशमलव यहाँ लाने के लिए इधर से 2 जीरो कम हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा -2 × 10 × 4 × 10⁻⁻5 × 5। ये हो गया 5 दूनी 10 टाइम 100, 100 में 4 का गुणा 400, कितना हो जाएगा। और चाहो तो दशमलव इधर उधर कर दो, मतलब इस साइड ला सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 × 10⁻⁻3 वेबर, मतलब फ्लक्स में इतने का चेंजिंग आ जाएगा। और उसके बाद पूछा विद्युत वाहक बल, तो बहुत आसान है लगाना अगर ये लग गया तो। विद्युत वाहक बल निकालने के लिए आपको क्या लेना है, n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, माइनस प्लस से मतलब नहीं। तो देखो ये जो वैल्यू आया है ना, ये वास्तव में n डेल्टा फाई का है, क्योंकि डेल्टा फाई अंदर है और बाकी n बाहर है। तो इस पूरे का जो मान निकाल दिए वो आया है 4 × 10⁻³ क्योंकि प्लस माइनस से मतलब नहीं, एक ही टाइप वैल्यू। और समय का मान है 0.1, ऐसा हो जाएगा। तो अगर दशमलव मान लो हटाने की कोशिश करें यहाँ पे, तो हो जाएगा ये ऊपर 40 × 10⁻³ या लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻2 वोल्ट, या इसको पीछे ला करके लगा सकते हो। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सलूशन। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न कैसे लगाना है आ गया होगा। बहुत सिंपल है, जब हमको प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना हो तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, फ्लक्स में चेंजिंग निकालनी हो तो ∅2 - ∅1 करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न कैसे सॉल्व करने हैं समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, देखो क्या क्या इसमें आपको निकालना। एक तो आपको निकालना फ्लक्स में चेंजिंग, तो फ्लक्स में चेंजिंग के लिए आप ∅2 - ∅1 कर सकते हो, या आप b वेक्टर डॉट a वेक्टर वाले फार्मूले से लगा सकते हो, यानी b2 वेक्टर a2 वेक्टर माइनस b1 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर, ऐसा कर सकते हो। अगर दोनों चेंज हो रहे हो, मान लो b नहीं चेंज हो रहा है, केवल एरिया चेंज हो रहा है, तो आप लिख सकते हो b वेक्टर डॉट डेल्टा a वेक्टर। और अगर a कांस्टेंट है, ये चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा डेल्टा b वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मतलब जो चेंज हो रहा होगा, जैसे अगर चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है तो कितना बदल गया, उसमें क्षेत्रफल का गुणा कर दो। क्षेत्रफल चेंज हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र का गुणा कर दो, तो ये सभी आपका डेल्टा फाई का वैल्यू निकाल देगा। उसके बाद बारी आती है कि ईएमएफ कैसे निकालेंगे, तो ईएमएफ के लिए लिखेंगे डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। एक ये है कि अगर हमको फ्लक्स चेंजिंग निकालना तो चाहे इस सूत्र से लगा सकते हो डेल्टा फाई का मान, उसमें डेल्टा टी से भाग कर दो, चाहे आप इसका इस्तेमाल करके भाग कर सकते हो। यानी ये बन सकता है, अगर यहाँ से इस्तेमाल करेंगे तो ये बन सकता है b डेल्टा a बटे डेल्टा टी, ऐसा बन सकता है। या हो सकता है a डेल्टा b बटे डेल्टा टी, ऐसा हो सकता है। ये सब ईएमएफ है। और अगर मान लो n राउंड होंगे तो सब में n का गुणा कर देंगे, जैसे n राउंड होगा तो इसमें n का गुणा कर देंगे तो फ्लक्स की चेंजिंग आ जाएगी। या यहाँ n का गुणा कर देंगे, जैसे 1000 चक्कर 2000 चक्कर है तो कितना फ्लक्स बदल गया, तो 2000 बदल जाएगा। अब मान लो ई निकल गया, अगर हमको आई निकालना तो आई की वैल्यू निकालेंगे E/R करके। यहाँ R है लूप का प्रतिरोध, E है लूप के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल, I है लूप के अंदर प्रेरित प्रवाहित विद्युत धारा है। यही है आज का हमारा सेशन फैराडेज लॉ, जिसमें हम लोगों ने 2 नियम सीखे। एक है फैराडेज फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग न्यूमन्स का नियम भी कहते हैं, एक है सेकंड लॉ, जिसको हम लोग लेंज का नियम भी कहते हैं। तो शायद आपको दोनों नियम समझ में आ गए होंगे। कोई भी आपका प्रश्न होगा तो आप हमें जरूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।